हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यानी कि वीवीआई कुछ पॉइंट है जिसे हम लोग हिस्ट्री का कहते हैं मगध साम्राज्य। क्या है? मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। और पहली पॉइंट है आपकी क्या है? बिंबिसार। देखिए लिखो कि बिंबिसार ये हर्यक वंश के संस्थापक थे और हर्यक वंश जो चला ना वो 544 से 412 ईस्वी तक चला, ईसा पूर्व तक चला। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है? 544 से 491 तक इनकी शासन रहा। किनकी? बिंबिसार की। अब ये मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन? बिंबिसार। इन्होंने बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया था कि 15 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा था। कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष के आयु में गद्दी पे बैठा। और बैठने के साथ बताया जाता है कि 80,000 गांवों को उन्होंने शक्तिशाली अपने साम्राज्य बना लिया। कितने गांवों को? 80,000 गांवों को एक बार में उन्होंने जीता। कौन? बिंबिसार। और ये बहुत शक्तिशाली राज्य और राजा था और 80,000 गांवों को एक बार में क्या किया? शक्तिशाली सम्राट यानी कि राज्य में अपने सम्राटों में जोड़ लिया। ठीक है। कितने? 80,000 को। इसके बाद इनके यानी कि उन्होंने इनका यानी कि क्या था? गिरिवज्र इनकी राजधानी थी हर्यक वंश की। और इन्होंने उस राजधानी को चेंज किया। कहां कर दिया? राजगिरी। कहां कर दिया था? राजगिरी। बात समझ में आ रही है जुली? ठीक है। राजगिरी कर दिया। और राजगिरी के बाद बताया जाता है कि इनके पहला अब क्या हुआ कि इनकी विवाह हुआ। तो विवाह हुआ पहला दो को विवाह हुआ इनका। तो एगो का नाम था चेलेना। ठीक है। एक पत्नी का नाम क्या था? खेमा। ठीक है। ये यानी कि इनके दो पत्नियां थी। इनके पास पुत्र थे। पुत्र का नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था? ठीक है। अजात शत्रु थे। और अजात शत्रु क्या थे कि यानी कि बताया जाता है कि इनके पुत्र थे। और ये अजात शत्रु गद्दी पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वो गद्दी को अपना लेता है। कौन? अजात शत्रु। यहां तक समझ में आ गई बात? आगे देखिए क्या है। तो अजात शत्रु उनकी जो शासन काल थी, हम लोग ये जानते हैं कि बिंबिसार की क्या थी? 544 से 491 तक। ठीक है। और इसका क्या था? तो 491 से 459 ईसा पूर्व चल रही, मतलब उल्टा चल रही। ठीक है। अब ये एक ऐसे राजा थे तो बताए जाते हैं कि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को क्या किया? प्राप्त किया। गद्दी को क्या किया? प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद बताया जाता है कि इनका जो नीति था ना वो फूट डाले वाला नीति था। कैसे? एक दूसरे में फूट डालो और विजय हासिल करो। तो इन्होंने यानी किस पे? तो वज्जी यानी कि वज्जी संघ पे उन्होंने क्या किया कि फूट डाल के विजय हासिल किया। फूट डाल का क्या किया? विजय हासिल किया। और इसी में बताए जाते हैं कि इसी युद्ध में यानी कि आजीविका संप्रदाय की जो मकरी कौशल संस्थापक थे उनकी मौत हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और इस युद्ध में उन्होंने कौन कौन से हथियार का प्रयोग किया था? तो क्या है? रथ, मूलस एवं क्या है? शिला कंटक, महाशिला कंटक। इन दो यानी कि कहा जाता है खतरनाक हथियारों का इन्होंने अजात शत्रु ने क्या किया था? प्रयोग किया था। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बात समझ में आ गई? इसके बाद अगली है उदयन। क्या नाम है? उदयन। इसकी जो शासन काल थी क्या थी? तो 460 से 440 ईसा पूर्व तक। किसकी? उदयन का। और इसकी इन्होंने भी अपनी राजधानी क्या थी कि वो सेम रखा था। और इसने क्या किया था कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। उदयन ने भी क्या किया था कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। कौन? उदयन ने भी। और इन्होंने भी बताया जाता कि अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उदयन क्या है? उदयन ने यानी कि गंगा, पुनपुन, सोन ये सभी नदियों को मिलाकर एक क्या है कि एक गंडक बनाया। और उसी गंडक के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। किसकी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। और जो राजगिरी राजधानी था उसको परिवर्तित कर पाटलिपुत्र कर दिया। कौन? उदयन। ठीक है। और इन्होंने बताया। अब यहाँ पे क्या है कि बिंबिसार की हत्या कौन किया? अजात शत्रु। कौन किया था? अजात शत्रु हत्या करके अपने पिता का क्या किया? सिंहासन को प्राप्त कर दिया। अब अजात शत्रु को भी क्या है कि मारकर यानी कि उदयन ने उनके पुत्र ने क्या किया? गद्दी को प्राप्त कर दिया। अब इससे पता चलता है कि आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसे आपको फल मिलेगा। ठीक है। तो इन्होंने इसको मारा था, इन्होंने भी इसको मार दिया। तो कर्म क्या? इसे ही इसको ही कहते हैं पित्या
हत्या वंश। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आपकी शिशुनाग वंश, ठीक है। और अब यानी कि हर्यक वंश खत्म, हर्यक वंश खत्म। और हर्यक वंश के जो कमजोर शासक थे वो क्या थे, नाग दशक, यानी कि अंतिम शासक नाग दशक थे। उनको मारकर शिशुनाग ने क्या किया, नाग वंश की स्थापना किया, शिशुनाग वंश की स्थापना किया। और बताया जाता कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो वैशाली बनाया। कहाँ बनाया, वैशाली बनाया। और अब वैशाली बनाया, इसकी राजधानी कहाँ, किसकी, अपनी वंश की, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ बनाया, वैशाली बनाया। और वैशाली बनाने के बाद बताए जाते हैं कि इनका जो पुत्र काला अशोक था, क्या नाम था, काला अशोक, फिर वो जब यहाँ आया तो यानी कि उन्होंने शासक बना, इनका पुत्र, तब उन्होंने फिर से वो अपनी राजधानी को यानी कि वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र कर लिया। क्या कर लिया, पाटलिपुत्र। और उसी के काल में ये हुआ था, क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति। काला अशोक के काल में किस कैमा बौद्ध संगीति हुआ था, द्वितीय। देखिए अजात शत्रु के काल में पहला बौद्ध संगीति ये हुआ था, कब हुआ था, तो 483 में। कब हुआ था, 483 में। और 483 में अशोक के अजात शत्रु के काल में, और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ, तो 383 में किसके काल में हुआ, सब ईसा पूर्व है, इस बात की हम लोग ख्याल रखें। ठीक है, ठीक है, ईसा पूर्व है। तो ये किसके काल में हुआ था, काला अशोक के काल में हुआ था, द्वितीय वंश संगीति काला अशोक के काल में। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे इसके बाद लिखे हुए नंद वंश, क्या है, शासन जो था क्या था, तो 344 से 323 ईसा पूर्व, यानी कि शिशुनाग वंश का तो 412 से 444, यानी कि सभी की शासन यानी कि ईसा पूर्व लिख दिए साथ ही साथ। तो नंद वंश की शासन यानी कि शासन कब तक था, 344 से 323 ईसा पूर्व। इन्होंने शिशुनाग वंश को के यानी कि क्या है, शासक को खत्म कर इन्होंने वंश को खत्म कर नंद वंश की स्थापना किया। किन वंश की, नंद वंश की स्थापना किया। कौन ने, नंद वंश ने। अब बताए जाते हैं कि इनके शासन में या उस समय घनानंद यानी कि शासक बने थे, ये 325 ईसा पूर्व में। कब, 325 ईसा पूर्व में, यानी कि घनानंद शासक थे। और उनके काल में बताया जाती कि अव्यवस्था को लेकर सिकंदर क्या थे कि भारत पे घुसपैठी कर रहा था, आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इसी वंश को खत्म कर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस चीज की स्थापना किया, मौर्य वंश की स्थापना किया। किसको, घनानंद को हराकर, चाणक्य की सहायता से घनानंद को क्या किया, हरा दिया और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। ये नंद वंश समझ में आया। अब अगले पॉइंट है आपकी, और ये और भी आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए कि मगध साम्राज्य में ही बताए जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। किस वंश की, मौर्य वंश का इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। और ये इसकी जो शासन थी वो 322 से 298 ईस्वी तक था। कब तक था, 322 से 298 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जैसे होता ना कि हम लोग कहेंगे ना कि एक ग्राम का राज्य जैसे होता था, तो वही छोटी सी क्षेत्र का राजा था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसका हुआ क्या कि ये अपने दरबार में बताए जाते हैं कि हम लोग चाणक्य का नाम सुने होंगे। किसका, चाणक्य का। चाणक्य यानी कि एक क्या कहते हैं कि घनानंद के वो यानी कि कहते ना कि उसके साथ रहता था, उसके दरबार में रहता था घनानंद के, पर उसके धोखा देने की वजह से उन्होंने कहा कि मैं इससे बदला लूंगा। चाणक्य ने क्या कहा था कि मैं घनानंद से बदला लूंगा। तो बदला लेते कैसे लेते, उस समय यानी कि क्या थे कि भारत पे यानी कि क्या थे, सिकंदर वो भी आक्रमण करने के लिए तैयार था, कर रहा था। अलेक्जेंडर वो भी घुसपैठी कर रहा था। कहाँ, भारत में। कहाँ, भारत में। पर बताए जाते हैं कि चाणक्य ने यानी क्या है, एक मादरा के पौधे में मट्ठा डाल के सुखा रहा था, मादरा के पौधे को मट्ठा डाल के सुखा रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की नजर उन पे पड़ता है, तो वो देखकर बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो वो उनको अपने दरबार में लाता है। किसको, चाणक्य को। किसको, चाणक्य को। विष्णुगुप्त, इनका 3 नाम है, चाणक्य, कटल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, उनको अपने दरबार में लाता है और लाने के बाद उनको यानी कि उनको सब कुछ यानी कि देखता है और विचारता है। तो इसको चाणक्य बोलते हैं कि शासन ऐसे नहीं ऐसे किया जाता। उन्होंने तौर तरीके, पूरा तौर तरीका सिखाता। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, कि शासन कैसे किया जाता है। और जब वो बताना स्टार्ट किया तो बताए जाते हैं कि घनानंद को हराकर उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना किया। किसको हराकर, नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर। ठीक है, इतनी तक समझ में। अब बताई जाती कि इसके शासन काल में इन्होंने काफी ऐसे क्षेत्रों को जीता, अलेक्जेंडर को कि सिकंदर को, सबको भारत से भगा डाला। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये पूरे भारत का राजा बन गया। कौन,
चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात समझ में आ गई। और बताया जाता है कि इन्होंने यानी कि अपने शासन कर रहे थे तो उसी समय बताए जाते हैं यूनान का एक शासक जिसका नाम क्या है, सेलुकस निकेटर, इन्होंने क्या किया कि यूनान से एक राजदूत भेजा कि जाओ पता करो भारत में है क्या। तो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये आया। कौन, मेगास्थनीज। कौन आया राजदूत बनकर, मेगास्थनीज। कहाँ आया, किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये आया 305 से 300 कब 298 तक रहा, 305 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। और रहने, और ये कब तक रहा, 305 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। कौन, मेगास्थनी यहाँ रहा। और रहने के बाद यहाँ इन्होंने पुस्तक तैयार किया एक, ठीक है, एक कीर्ति लिखी जिसका नाम इंडिका रखा। पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका रखा। हम लोग जानते होंगे, कभी कभी पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में कि भारत में आने यानी कि मौर्य साम्राज्य में आने वाला राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक, कौन सी कृति लिखे मौर्य काल में, तो कौन सी कृति लिखे, इंडिका। तो कौटिल्य कौन सा लिखा था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक पूछी जाती कभी कभी, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक है। इस बात की ख्याल रखेंगे। अब मौर्य वंश की शासन आप समझ लीजिए खत्म, इतनी साल खत्म हो गया, 98 तक इनकी शासन थी। ये बात आप शायद आपको समझ में आ गई। देखिए ये मौर्य वंश की संस्थापक समझ में आ गए। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद आती है बिंदुसार, ठीक है। इसके हम लोग पढ़े थे ना कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, अब ये अलग है। बिंदुसार इनका पुत्र था, किनका, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो अशोक, जिसे प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता है। और इनके बारे में कोई खास नहीं है और उतना पूछी भी नहीं जाती, तो इनको हम लोग छोड़ देते हैं, पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अब अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इनके शासन कब से कब तक रहा, तो 273 से 236 ईसा पूर्व के था, ठीक है। तो इनकी एक लंबी कहानी है। पहले जो शुरू में जो राजा था ना, ये काफी कठोर और काफी गुस्से वाले राजा थे। ओए बात ना करो आपस में, ठीक है। तो काफी कठोर और काफी गुस्से वाले राजा थे। कौन, राजा अशोक। जिसमें होता क्या था कि ये शासन खूब चाहते थे कि हम शासन कहीं भी कर दे, जहां मर्जी वहां कर दे, ठीक है। जिसकी वजह से उन्होंने क्या करते थे कि अक्सर वो यानी कि जिस सिंहासन पे नजर पड़ा वो सिंहासन हासिल, जिस सिंहासन पे नजर पड़ता था वो सिंहासन हासिल। तो हुआ क्या कि उनका नजर पड़ गया कलिंग साम्राज्य पे। कहाँ, कलिंग साम्राज्य पे। और कलिंग साम्राज्य के जो राजा थे कलिंग नरेश खारवेल थे, उन पे नजर पड़ गया तो उनके पत्र लिख दिए कि आप मुझसे युद्ध करें। युद्ध करने के लिए यानी कि वो तैयार हो गए। और अगले दिन जो यानी कि बताया जाता है कि खूब सेनाओं के साथ वो क्या हुए कि कलिंग साम्राज्य से युद्ध करने के लिए, कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध करने के लिए चले गए। अब जब चले गए तो बताया जाता है कि युद्ध किए, युद्ध करने में लगभग उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों को मार दिए। कितने व्यक्तियों के, 1 लाख व्यक्तियों को मार दिए और 1.5 लाख व्यक्तियों को अपना कैदी बना लिया। कितने व्यक्तियों को, 1.5 लाख व्यक्तियों को उन्होंने क्या कर दिया, कैदी बना लिया। अब कैदी बना लिया, बनाने के बाद क्या हुआ कि 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, यहाँ तक 4 साल बीत गए। फिर भी कलिंग नरेश यानी कि जो कलिंग नरेश की साम्राज्य थी, कलिंग साम्राज्य, उस पर कब्जा नहीं कर पाया। कौन, अशोक। तो अगले दिन बताया जाते कि रोज सेना जाते थे वापस आते थे, रोज जाते थे सेना वापस चले आते थे। तो अशोक ने यानी कि एक सेना के थ्रू पता चला कि कलिंग युद्ध में ही कलिंग नरेश खारवेल मारे जा चुके थे। युद्ध कब हुआ था, 261 में। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में यानी कि युद्ध हुआ था। इस बात की ख्याल रखेंगे। तो उसी युद्ध में क्या हो चुके थे कि मारे जा चुके थे। कौन, कलिंग नरेश खारवेल। तो फिर बोला गया कि फिर युद्ध क्यों नहीं, वो फाटक क्यों नहीं खुल रहा। तो अशोक ने कहा कि चलो अगले दिन हम खुद चलेंगे। तो ये क्या किया कि वो खूब एकदम जोर जबर से बताया जाता है कि अगले दिन चलना स्टार्ट। सभी ने घोड़े पे तैयार हो गए, अशोक की तलवार निकाले, अशोक की जय जयकार करते हुए आगे की ओर चलना शुरू कर दी। कहाँ, तो कलिंग साम्राज्य की ओर। जब कलिंग साम्राज्य की ओर बने तो अंदर आगे गए। आगे जाने के बाद सभी ने कहा कि फाटक तोड़ दो। अशोक की आदेश हुई कि फाटक को तोड़ दो। उन्होंने फाटक को तोड़ दिया। तोड़ने का सभी सेना अंदर एंट्री कर गए। जैसे एंट्री करते हैं अंदर जाती सब के सब सेना चौंक जाते, दंग रह जाते। अशोक भी यह देखकर दंग रह जाते। और सामने देखते जितने भी सेना थी, जितने सेना थी सब के सब स्त्रियां सेना थी। कौन थी, स्त्री सेना थी। और एक घोड़े पे सवार बताए जाते हैं कि एक जो कन्या थी घोड़े पे सवार थी और तलवार हाथ में लिए हुए कि, और वहां पे जब अंदर एंट्री कर गए तो अशोक यह देखकर चौंक जाता है, दंग हो जाता है कि अब क्या करे। तो अब अपने आप में उनके मन में ख्याल होता है क्या अब हम स्त्रियों पे भी हमें हाथ उठानी पड़ेगी। तो अपने आप को धिक्कारता है कि अगर आज हम स्त्रियों का अगर वध कर दे तो आगे मेरी नाम खराब लिया जाएगा,
अच्छा से लिया जाता, आज अशोक प्रियदर्शी शासक कहलाया, क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने यानी कि अशोक क्या आते पूछते तुम कौन हो कन्या, तुम अपना नाम बताओ। तो वो नाम बताती है कि मैं पद्मा हूँ, कलिंग नरेश खारवेल की पुत्री पद्मा हूँ। वो अपना नाम बताती है और वो पद्मा बोलती है कि कौन है अशोक, मेरे पिता का हत्यारा कौन है, वो मुझसे युद्ध करे। और अपने सेनाओं से कहते हैं कि अपने पति का, अपने भाई का, अपने पिता का हत्यारा सामने खड़ा है, बदला लो इनसे, क्या लो, बदला लो। तो ये बहस चली, काफी देर तक चली। चलने के बाद बताया जाता है कि अशोक ने अपने आप को धिक्कारते हुए अपनी सेनाओं से कहता है कि तुम लोग हथियार छोड़ दो, आज से किसी को नहीं कहेंगे हम हथियार उठाने के लिए। और ये कहने के साथ बताया जाता है कि फिर भी पद्मा लड़काते रहती है। वो अपने घुटनों के बल पे पद्मा के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं कि अगर आप अपने पिता की यानी कि बदला लेना चाहते हो तो मेरी सर कलम करके ले सकते हो, पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। जिसके वजह से बताए जाते हैं कि पद्मा भी बोलती है कि चलो मैं निहत्थ, उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हें मैं जीवन दान दिया, मैं निहत्थों पे बात नहीं करता। तो वहां से छोड़ते हैं और अशोक उसको छोड़ने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। क्या अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और नियम कानून तौर तरीके सब बना लेता है। ठीक है, बनाने के बाद उन्होंने बौद्ध संस्कृति स्टार्ट कर देते। प्रथम यानी कि तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके काल में हुआ था? किसके काल में? तो अशोक के काल में ही हुआ था। ठीक है, और ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? और ये कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में ही हुआ था। यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने अपनी जो पुत्र एवं पुत्री जो क्या था, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, प्रचार करने के लिए। किस चीजों को? बौद्ध धर्म को प्रचार कर सकते लिए। तो यहीं तक आप अशोक के बारे में भी समझ में आ गया। अच्छी पॉइंट है, ये कहानी को आप समझ गए। अशोक के